Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu and in today's class we are going to do the current affairs based MCQs. Okay, so ये जो MCQs हम करने वाले हैं 15th of June का तो करेंगे ही करेंगे. इससे पहले भी कुछ important actually न्यूज़ में थे कुछ टॉपिक्स बेसिकली, तो उससे रिलेटेड भी MCQs जो है हम आज करेंगे. Okay, so let's get started, but before that a little bit of information for all of you. and वो information ये है कि हमारी demo classes जो हैं वो start हो गई हैं. so please do join us. हमारी demo classes start हो गई हैं आज से. टोटल 10 क्लासेस होंगी, राइट, एंड यू कैन ज्वाइन टुमारो एट 10:30 AM. ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों ही जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इट फ्रॉम बाय कॉलिंग दीज नंबर्स, या फिर जो है आप वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जाइए tathastuics.com. उसके अलावा जो है लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन सेक्शन दोनों में ही मिल जाएंगे. आप वहाँ से भी जा करके अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेमो क्लासेस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो है यू कैन सी फ्यू कोर्सेज वी आर ऑफरिंग. जो कोर्सेज है उससे रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको ये वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. एंड दीज कोर्सेज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 26th June. फिलोसफी ऑप्शनल जो है वो 23rd June को स्टार्ट होगा. मेंस एनहांसमेंट प्रोग्राम इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12th June. ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो पहला क्वेश्चन है इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद द ओके, अगर मैंने ये बात बोल दी तो इसका आंसर पता चल जाएगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स Betelgeuse? What is this basically? So the very first one is that Betelgeuse is a red star in the Orion constellation, which is known for its variable brightness. Second is that the largest planet in our solar system, Betelgeuse, is located in the region between the Mars and that of the Jupiter. Next is in 2020 the well-known comet Betelgeuse was visible from Earth and produced an amazing display in the night sky. Last option इसमें कह रहा है that the Hubble Space Telescope found Betelgeuse, a moon orbiting a gas giant planet in a far-off star system. So this is what is related to this question. So आंसर पता करिए इसका क्या हो सकता है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसका आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, Betelgeuse जो है वो एक रेड जाइंट स्टार है, इसलिए मैंने नहीं बोला इन द स्टार्टिंग. आई वाज गोइंग टू टेल यू दैट इट इज अ स्टार. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्वेश्चन विद अ स्टार. तो इसलिए आई डिडंट टेल यू. सो Betelgeuse इज अ रेड जाइंट स्टार लोकेटेड इन द कॉन्स्टेलेशन दैट इज ओरियन कॉन्स्टेलेशन जो है उसमें है. एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टार्स विजिबल टू द नेकेड आई. एकदम लार्जेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, एंड इट इज विजिबल टू द नेकेड आई ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटरमिन्ड द स्टेज ऑफ Betelgeuse बाय स्टडिंग इट्स पल्सेशंस. एंड ये जो है बेसिकली उसका एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, उससे रिलेटेड जो है स्टडी करके दे गॉट टू नो कि उसकी स्टेज जो है वो बेसिकली कौन सी है करके, राइट. सो स्टार्स जो है वो बेसिकली फॉर्म कैसे होते हैं. क्लाउड होता है. वो क्लाउड किस चीज का होता है, गैस का होता है और डस्ट का होता है, विच इज कॉल्ड एज दी नेब्यूले. ओके, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, स्टार्स में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है which converts the hydrogen into helium and because of this energy is released. हाइड्रोजन से जो है हीलियम बनते हैं, H2 से जो है He बनते हैं. तो इससे क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ द लाइट. सो जब लाइट रिलीज करती है तो वी ऑब्वियसली से दैट इट्स अ स्टार. As a star exhausts its hydrogen, जब हाइड्रोजन जो है एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके बाद भी वो बर्न करता है क्योंकि बहुत गर्म होता है. एंड उसमें क्या चीजें बर्न कर रही होती है. सो दोज आर दी उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली. ओके, एज अ स्टार एग्जॉस्ट इट्स हाइड्रोजन फ्यूल इट एक्सपैंड्स एंड बिकम्स अ रेड जाइंट. वो एक्सपैंड करता है एंड रेड जाइंट बन जाता है. वो रेड जाइंट बन जाता है बिकॉज ऑफ द मेटल्स, because of the elements basically present in that stars. During the red giant phase, the star fuses helium into heavier elements such as carbon and oxygen. ये जो है ये एलिमेंट्स को जो है वो फ्यूज करता है बेसिकली. स्मॉलर स्टार्स लाइक आवर सन शेड देयर आउटर
layers and form a white dwarf, जो है वो फॉर्म करता है. बट लार्जर स्टार्स, सन सोचिए उसको स्मॉलर बोल रहे हैं, तो सोचिए लार्जर स्टार्स कितने बड़े होते होंगे. So larger stars undergo a supernova explosion where their cores collapse. इनका जो कोर है वो कोलैप्स कर जाता है. उनके कोलैप्स करने की वजह से बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज करती है. Right? And supernova explosion disperses heavy elements into the space and it can result in the formation of a neutron star and that of a black hole. So black hole भी इससे जो है वो basically create हो सकता है. चलिए, नाउ लेट्स मूव. ये है हमारा न्यूज़ जिससे कि ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था. एज यू कैन सी, एक्सप्लेन दैट इज विल बिटलगीज द रेड जायंट स्टार ब्लो अप in your lifetime. Sorry. Now let's move on to the next question. It is related to the cold dump. It is often being seen in the news, this particular topic, this particular term. आपको बताना है कि what it is related to basically. So the very first one is that a DRDO developed a solution to clean up skin contact bacteria. Second one is an aid to healing wounds. Third one is first locally produced cultured meat. And the last one is it was recently authorized as a class B medical device by CDSCO. ओके, इससे नाउ यू हैव टू टेल दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे. ठीक है, इसका आंसर जो है वो बेसिकली क्या है. सो इसका आंसर इज द ऑप्शन बी. ठीक है, ये जो है बेसिकली स्किन मतलब स्किन पे जो वुंड हो जाती है तो उसको हील करने के लिए है ये. सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ सेलुलराइज्ड गॉल ब्लैडर ऑफ पिग. सो पिग के गॉल ब्लैडर से जो है इसको बनाया गया है. And it is tissue engineered as membrane forms of Calfort. Recently it has been approved. इसको जो अप्रूव कर दिया गया as class D. यहाँ पे जो है क्वेश्चन में class B लिखा हुआ था. That is why this particular statement was wrong. अगर वहाँ पे class B रहता तो वो सही हो जाता. And it is in compilation with that of the in compliance, not compilation. It is in compliance with the medical devices rules of 2017. Now let's move on to the next question. हमारा दूसरा next question जो है it is related to Global Slavery Index 2023. पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको रिलीज करती है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको पब्लिश करती है. सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये जो इंडेक्स रिलीज हुई है इसके 10 वर्स्ट ऑफेंडर्स में से इंडिया जो है उसकी रैंकिंग 10 पे है. यू हैव टू टेल दैट विच ऑफ दीज आर करेक्ट. सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज डी. नन ऑफ दीज आर बेसिकली करेक्ट. ठीक है, इसमें जो ये जो स्लेवरी इंडेक्स है इसको रिलीज करती है वॉक फ्री. ठीक है, वॉक फ्री जो है वो इसको रिलीज करती है. इट इज अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन. अब इसको याद कैसे करें. देखिए, जब स्लेवरी है इट मीन्स आप गुलाम है किसी के. जब किसी के गुलाम है तो इसका मतलब क्या होता है, आप कहीं पे भी यार अपने आराम से मर्जी से नहीं जा सकते हैं. ओके, बंधुआ मजदूर जैसे होते हैं. अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वॉक फ्री. तो वॉक फ्री, अब स्लेवरी का ऑपोजिट क्या हो गया, वॉक. आप कहीं पे भी मर्जी से कहीं पे भी अपनी मर्जी से जो है आ जा सकते हैं, राइट. सो दैट इज दी वॉक फ्री. सो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 को कौन रिलीज करता है, वॉक फ्री, जो कि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो इंडेक्स बनती है इसका डेटा कहाँ से, मतलब कहाँ की डेटा को रेफर करके होता है, तो दैट इज द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट. यहाँ से लेकर के इसको बनाया गया है. एंड इंडिया की जहाँ तक बात आती है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, जो इंडिया है इट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दी मॉडर्न स्लेवरी. मॉडर्न स्लेवरी में जो अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं, एक तरीके से जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, उसमें इंडिया जो है वो वर्स्ट परफॉर्मर है, वो सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर. यहाँ पर आप देख सकते हैं द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023. इट शोज द वर्ल्ड्स 20 रिचेस्ट कंट्रीज. 20 सबसे ज्यादा जो रिच कंट्रीज है इसमें दीज अकाउंट फॉर मोर देन हाफ द एस्टिमेटेड 50 मिलियन पीपल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी. Living in modern slavery. Now, chalo, let's move on to the next question. Next question is related to the
uniform civil code. Okay, consider the following statements and you have to find out that how many of these statements are correct related to this. The very first one is that it seeks to take the place of the current personal laws which only cover things like marriage. Okay. Second is the Indian Constitution mandates that the government work to establish a uniform civil code for its residents across the country. Third one is it attempts to make sure that everyone is subject to the same civil laws regardless of their religious affiliation. So you have to tell how many of these statements are correct. So यहाँ पर जो है option B, that is only the 2 statements are correct. Now let's see that यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका एम क्या है. इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज, एक कॉमन सिविल लॉज जो कि हर कोई फॉलो करे, राइट, एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन और कास्ट और व्हाटएवर यू आर, राइट. सो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स और पर्सनल लॉज, इट डजंट मैटर आपके क्या पर्सनल लॉज हैं या फिर आपकी जो क्या रिलीजन है, इससे में फर्क नहीं पड़ता. एक यूनिवर्सल लॉ, एक मतलब एक लॉ बना दिया एंड उस लॉ को हर किसी को फॉलो करना है, हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉ नहीं. ओके, इट सीक्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज स्पेसिफिक टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज. जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनसे स्पेसिफिक जो रिलेटेड लॉज हैं उन लॉज को ये अब दरकिनार करते हुए एक ऐसी लॉ लेके आने की बात हो रही है जो कि हर किसी पे एप्लीकेबल होगी. तो किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. आर्टिकल 44 जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ये चीज मेंशन किया हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो है वहां पर बात लिखी हुई है. ये कहां पर है, डीपीएसपी पे है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डीपीएसपी में इस चीज को ऑलरेडी पहले से मेंशन किया हुआ है. ओके, इट स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एंडिवर टू secure a uniform civil code for all citizens throughout the territory of इंडिया. तो इसमें ऑलरेडी इस चीज को कहा था कि ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लेकर के गवर्नमेंट को आना चाहिए, मतलब इंडिया में इस तरीके से लाना चाहिए जो कि हर किसी पर बेसिकली क्या हो, एप्लीकेबल हो. ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन तभी होगी ना जब सबके लिए एक ही तरीके की चीजें हों, है ना. तो नेशनल इंटीग्रेशन, इट सीक्स टू एलिमिनेट डिस्पेरिटीज and discriminatory practices in personal laws and establish a common framework based on the constitutional principles. Okay, so this was quite easy and interesting question also, काफी debatable topic है ये. Next question is related to Gilgit manuscript से related है ये. यहाँ पे पहला हमारा जो statement है वो कहता है that these documents were only recently unearthed. अभी recently इसके बारे में जो है हमने जाना है. Next कहता है that both the canonical and non-canonical Buddhist writings are present in these texts. दोनों तरीके के जो है टेक्स्ट इसमें अवेलेबल है, मतलब राइटिंग्स जो है वो अवेलेबल है. नेक्स्ट कह रहा है दैट दे आर एम्प्लॉयड इन द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट थिंकिंग स्टडीज. सो यू हैव टू टेल दैट विच ऑफ दीज आर करेक्ट. बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई चीज रहती है तो वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. यहाँ पे जो है ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है बेसिकली इंस्टॉलमेंट में हमको मिली है. ओके, तो ये इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिली है, इन 3 इंस्टॉलमेंट्स in 1931. एंड ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है दीज बोथ मतलब इसमें जो है दोनों ही राइटिंग्स, कैनोनिकल नॉन कैनोनिकल, रिलेटेड टू द बुद्धिज्म has been mentioned over there. The Gilgit manuscripts are invaluable for studying the history and development of Buddhist thought and that of the writing. So ये कुछ एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो हमारे हाथ लगी है. So National Archives of India organizes exhibition हमारी भाषा हमारी विरासत, जो कि 75th इंटरनेशनल आर्काइव्स डे के टाइम पीरियड पे जो है इसको मतलब सामने लेकर के आया गया था. सो दिस इज समथिंग रियली वेरी ग्रेट टू नो अबाउट. ओके, सो
ये जो एग्जीबिशन है इट वाज बेसिकली डन इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे तो हर एक 2 कोर्स के बाद जो है लैंग्वेज इंडिया में बदल जाती है, थोड़ा भी वेरिएशन रहेगा लेकिन वेरिएशन ज़रूर रहता है। एंड व्हेन इट कम्स टू द बॉर्डर एरियाज, तो बॉर्डर एरियाज जो जैसे 2 स्टेट्स के बॉर्डर्स है, वहाँ पे अगर आप लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहाँ पे दोनों ही स्टेट्स की लैंग्वेज का एक जो इम्पैक्ट है वो बॉर्डर एरियाज पे जो लोग रह रहे होंगे उनकी आप भाषा पे देख सकते हैं। एंड जैसे कि जैसे वर्ड राइस के लिए वर्ड यूज होता है भात, तो भात वर्ड आप जो है बंगाल में भी सुनेंगे, ठीक है, भात खाबो, राइट। वही चीज़ जो है आप वहाँ पे बिहार में भी सुनेंगे, राइस को वो लोग भात बोलते हैं। एंड वही चीज़ जो है आप उड़ीसा में भी सुनेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से इम्पैक्ट जो है आपको साझा मतलब इन सभी जगह पे देखने के लिए ये जो टाइप के वर्ड्स हैं वो देखने को मिलता है, राइट। सो गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंडिया रिटन on birch bark and that of the clay. Okay, the manuscripts date back to the 5th to 6th century AD. इसका जो डेटिंग किया गया है 5वीं से 6ठी शताब्दी जो है 5th to 6th century में इसका ये मिला है, and are written in the Buddhist hybrid Sanskrit language. हाइब्रिड संस्कृत लैंग्वेज में जो है इसको लिखा गया है। Next question is related to Hiroshima AI process, that is HAP. Okay, Hiroshima AI process HAP, and it was launched by European Union, World Bank, G20 and G7. So यहाँ पे जो है it is that of the G7, ठीक है, G7 ब्लॉक जो है उन्होंने इस चीज को इनिशिएट किया। हिरोशिमा नेम क्यों दिया? क्योंकि ये जापान में हुआ था ना, ये कंडक्ट हुआ था। द हिरोशिमा प्रोसेस दैट टेक्स AI गवर्नेंस ग्लोबल। सो GI समिट इन जापान डिस्कस्ड प्रेसिंग इश्यूज फ्रॉम इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एंड द प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेटिंग जनरेटिव AI। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आज का हमारा जो टाइम पीरियड ऐसा हो गया कि यू कैन नॉट इग्नोर, है ना, आप इन सारी चीज़ों को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आप बार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, चैट GPT को इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू लर्न दैट हाउ यू कैन बेसिकली मेक यूज़ ऑफ दीज। उसको जो है आप किस तरीके से यूज़ करके आप अपने लिए बेटर कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, मतलब जिस भी फील्ड में हो या फिर कहाँ पे जो है आप बेसिकली उसका अच्छा यूज़ कर सकते हो। ओके, So, HAP aims to encourage international organizations like OECD to analyze the impact of policy developments in AI, and it also prompts the Global Partnership on AI, that is GPAI, to undertake practical projects in the field of AI. किस तरीके के काम जो है हम बेसिकली इस चीज़ को लेकर के इंक्लूड कर सकते हैं, which is quite interesting to know about. It encourages collaboration of OECD and GPAI to address the challenges and opportunities of generative AI. obviously बात है, challenges भी हैं, कितने सारे लोगों की क्या पता जॉब चली जाए, एंड इसके या फिर इसका मिस यूज़, जैसे डीप फेक के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो क्या चीज़ें इसका जो है नेगेटिव साइड है, चैलेंजेस क्या हो सकती हैं इसको लेकर के, एंड क्या जो है इसकी पॉजिटिव साइड्स हैं, तो उसको किस तरीके से आप जो है बेसिकली यू कैन मेक गुड यूज़ ऑफ दोज थिंग्स। सो दैट इज़ व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट। सो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। According to the 2011 census, particularly vulnerable tribal groups, that is the PVTGs, are present in more than 15 states. Okay. Next is that in terms of particularly vulnerable tribal groups, Jharkhand leads the nation. Third कह रहा है one of the criteria for identifying the particularly vulnerable tribal groups is the pre-agricultural level of technology. अब आपको बताना है कि इसमें से जो है वो कौन सा सही है। ये तो झारखंड नहीं है, एंड ये क्वेश्चन देख करके जिनका एंथ्रोपोलॉजी होगा वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे, ऑप्शनल जिनका एंथ्रोपोलॉजी होगा। सो झारखंड इज नॉट द राइट वन, दैट इज द उड़ीसा, ठीक है। PVTGs की जहां तक बात आती है, दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। दे रिसाइड इन द रिमोट एरियाज विथ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, बहुत ही रिमोट एरिया में एकदम कट ऑफ टाइप ये लोग रहते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी जो है उतना खास उनको नहीं मिलता है, एंड
they don't even want, many of them don't even want it. In 1975 the Indian government designated 52 PVTGs. 1975 में इतने PVTGs थे. लेटर ऑन 1993 में उन्होंने और एड ऑन कर दिए थे. सो टोटल 75 PVTGs है. ठीक है, टोटल कितनी है? 75 PVTGs है. 18 स्टेट्स में है और एक यूनियन टेरिटरी में है. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा. देभार, ये कमीशन जो है देभार कमीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है इस चीज से रिलेटेड. इन 1973 दे क्रिएटेड द कैटेगरी ऑफ primitive tribal groups, that is PTGs, to identify the less developed tribal groups, जो कि बहुत ही कम डेवलप्ड है, उनके बारे में ये था. बाद में जो लेटर ऑन जो है इसका नेम चेंज कर दिया गया था. ओडिशा में जो है आपको सबसे ज्यादा PVTGs देखने के लिए मिलेंगे. ओके, एंड उसके बाद जो है आता है आंध्रा का नंबर, जो कि सेकंड नंबर पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन. It is related to the adolescent girls. ठीक है, the very first one is that the long-term participation of women in labor force in India is significantly predicted by the adolescent health. obviously बात है. देखते हैं सही है कि गलत है. Okay, next statement. Adolescent girls who are undernourished are more likely to develop chronic illnesses and experience pregnancy problems. Third is according to the National Family Health Survey, that is NFHS 4, over 40% of girls in school are overweight. चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है. एक तो ये 41.9% है. ठीक है, over 41.9% of school going girls are underweight. Okay, ये एक चीज है. Adolescent health in India is a key factor. ये बहुत ही बड़ा की फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग वीमेन्स लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स. ऑब्वियस सी बात है. देखिए, अडोलेसेंस में मेरी मम्मी का कहना होता है बचपन का खाना जो है ना वो आपको अडोलेसेंस में असर दिखाता है. एडोलेसेंट का जो आपका खान पान है, तरीका है, वो आपको फर्दर की एज जो है, जवानी की एज जो होती है, फर्दर जब आप वर्क फोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब आप काम करना जब स्टार्ट करते हैं उस वाले एज में उसका असर दिखता है. और जब उस वाली एज में जिस टाइप का खाना पीना आपका जो हेल्थ होता है, जिस तरीके से आप मेंटेन करते हो, उसका असर आपके बुढ़ापे में दिखता है. ओके, तो ये मतलब आपका जो हेल्थ है, लाइफस्टाइल, खान पान, लाइफस्टाइल, मेरे खान पान का मतलब होता है आपका लाइफस्टाइल क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उन सारी चीज़ों का असर जो है वो आने वाले टाइम पीरियड में एक्चुअली पता चलता है. दिस इज व्हाट माय मदर सेज एंड दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग. ठीक है, तो अडोलेसेंट हेल्थ जो है वो बेसिकली बहुत ही बड़ा की फैक्टर है कि उनका क्या पार्टिसिपेशन होगा लेबर वर्क फोर्स में. वाई? बिकॉज अगर हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी तो क्या काम करेंगे आप. 2 दिन बाद अगर आपने 2 दिन 3 दिन आप जॉब पे गए, उसके बाद चक्कर आ गए आपको, बस काम पे ही नहीं गए, आज छुट्टी, कल छुट्टी, परसों छुट्टी, कितने दिन आपको काम मिलेगी? नहीं मिलेगी. आप मेंटली, जब आपका बॉडी ही सही नहीं रहेगा, आप मेंटली भी ढंग से काम नहीं कर सकेंगे. जब पेट में खाना नहीं रहता ना तो काम भी ढंग से नहीं होता है, दिमागी काम नहीं करती है ना. तो वही चीज है. Undernourished adolescent girls face increased risk of chronic diseases and complications during the pregnancy. Pregnancy is not something जो कि आप जो है बहुत आराम से हैंडल करेंगे. It needs आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है. your life and as well as your baby's life also, both depends. So ये जो undernourished girls होती हैं वो भी adolescence में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस इशू हो जाता है एंड chronic disease का भी आप जो है शिकार हो सकते हैं. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो फॉर योर फैमिली. इम्पॉर्टेंस क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अडोलेसेंट्स के लिए. फॉर adolescence compensates for nutrient deficiencies acquired during the childhood and supports cognitive development also. आप क्या खाना खा रहे हैं, क्या मतलब आपकी क्या डाइट है, नॉल, उन सारी चीज़ों से जो आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस चीज़ के ऊपर भी बेसिकली इम्पैक्ट पड़ता है. इम्प्रूव न्यूट्रिशन among the adolescent girls is linked long term women's labor force participation, enhancing their prospects for productive activities. Issues related to the nutrition among adolescent girls are vulnerable to undernutrition and anemia, with a high prevalence of anemia reported in surveys. So this is actually, and girls and ladies जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा impacted है, उनको anemia है, काफ़ी numbers में है.
NFHS जो है इसकी डेटा ये शो करती है दैट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स बीइंग अंडरवेट, दे आर वेरी मच अंडरवेट। खैर इसके पीछे जो है मतलब सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, बेसिकली पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि यू कैंट इमेजिन बट आई हैव सीन सच काइंड ऑफ पीपल जो कि बेसिकली गर्ल्स को ये कहती है यार तुम दूध पी के क्या करो, अपने ही बच्चों को बोल रहे हैं, इसको दूध पी के क्या करेगी ना, बेटी को दे देते हैं, सेव हो जाएगा इतना। आई हैव सीन फॉर बिस्किट्स ऑल्सो कि बिस्किट्स के लिए भी कहेंगे क्या करेगी खा करके, भाई को दे दो, इस टाइप से आई हैव सीन द पीपल। ओ गॉड। सो स्ट्रैटेजीज एंड इनिशिएटिव्स जो कि इस चीज को एड्रेस करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, एंड इसमें क्या है, लाइक द स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम पोषण 2.0, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है इस चीज में। दिस बेसिकली टारगेटेड द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम can include stronger awareness and nutrition education among the programs. This is what the the government is trying to do. Chalo, now let's move on to the okay. So this is it for today's class. ये हो गया हमारा, सारे के सारे MCQs हमने यहाँ पर कर लिए, and please do not forget to join this demo classes. The बहुत ही अच्छे अच्छे फाइन टीचर्स जो हैं वो बेसिकली आकर के आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेस, you can get the information from the website as well as you can call on these numbers also in order to get the information, and please do reach out to us, right? It would be really very nice to see you over there in the class. So it is going to for 10 days. आज का एक दिन तो चला गया, 9 दिन अभी और बाकी है. Okay, so see you tomorrow in the class. Bye bye, take care and have a great time.